हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरीशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का लास्ट टॉपिक है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी क्या होती है? एक समुदाय, लोकल पॉपुलेशन जो वहाँ पर रहती है, ठीक है। तो एक कम्युनिटी मिलकर कैसे कंजर्व कर सकती है किस चीज़ को? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। तो ये पढ़ेंगे हम इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आपका टॉपिक है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, ये एक ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर आपको एक सब टॉपिक दिया हुआ है जो है सेक्रेड ग्रोव्स, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज। इसको आप एक केस स्टडी टाइप भी समझ सकते हो, ठीक है। तो पहले हम इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, इस केस स्टडी को पढ़ेंगे और फिर हम समझेंगे कि कैसे कम्युनिटी कंजर्व करती है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं केस स्टडी, सेक्रेड ग्रोव्स, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज, ठीक है। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होता है? सेक्रेड कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा किसी रिलीजन में, कल्चर में सेक्रेड है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पवित्र है। जैसे हम बोलते हैं हिंदुज़म में काउज सेक्रेड है, ठीक है। तो ऐसे ही सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं। सेक्रेड बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ओल्ड एज प्लांट्स, जैसे हमारे यहाँ पर बैनियन जो बरगद का पेड़ है उसको क्या मानते हैं हम? सेक्रेड मानते हैं, ठीक है। ऐसे तुलसी, तो ये सारी जो चीज़ें होती है, सारे जो ऐसे पेड़ पौधे होते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रूव्स, ठीक है। तो इस केस स्टडी का नाम है सेक्रेड ग्रूव्स, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज, ठीक है। तो इसमें बहुत ही डाइवर्स और रेयर स्पीशीज पाई जाती हैं। रेयर यानी जो बहुत ही कम पाई जाती हैं, ऐसी प्रजाति पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं। नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रीमाइज दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। नेचर वर्शिप क्या होता है? नेचर की पूजा करना, नेचर वर्शिप करना, नाम से समझ आ रहा है, ठीक है। तो नेचर वर्शिप क्या है? ये एक एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है, यानी बहुत ही पुराना ट्राइबल पॉपुलेशन जो करती है, जो मान्यता रखती है, ऐसा बिलीफ है, मान्यता है उनकी। बेस्ड ऑन द प्रीमाइज, किस चीज़ पर बेस्ड है? दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है वो ये मानती है कि जितने भी क्रिएशंस हैं नेचर के, जो प्रकृति के जितने भी सारे क्रिएशंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सब प्रोटेक्टेड होने चाहिए, बचाए जाने चाहिए, ठीक है। और इसी बचाए जाने वाले बिलीफ पर ये नेचर की वर्शिप करते हैं, ठीक है। सच बिलीव्स हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टाइन फॉर्म कॉल्ड सेक्रेड ग्रूव्स, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। ऐसी मान्यता, ऐसे बिलीफ से जो बहुत सारे वर्जिन फॉरेस्ट है। वर्जिन फॉरेस्ट क्या होते हैं? जिन्हें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ, अब तक इंसानों ने हाथ नहीं लगाया। हाथ लगाने से मेरा मतलब है उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करा, वो खुद ही पले बड़े हैं, ठीक है, वैसे जो फॉरेस्ट होते हैं। तो ऐसे बिलीव्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे जो वर्जिन फॉरेस्ट हैं वो बच चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्व हुए हैं, जिनको हम सेक्रेड ग्रूव्स भी मानते हैं, ठीक है। सेक्रेड ग्रूव्स यानी कि जो गॉड होते हैं, जो गॉडेसेस होते हैं, उनके जंगल, उनके फॉरेस्ट, ठीक है। These patches of forest or parts of large forests have been left untouched by the local population and any interference with them is banned, ठीक है। अब ये जो सारे पैचेस हैं जंगलों के, फॉरेस्ट के, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनमें जो लोकल पॉपुलेशन है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती, हाथ नहीं लगाती या फिर ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती है। इन्हें अनटच, जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है उन्हें अनटच छोड़ देती है, ठीक है, मतलब उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करती और ऐसा इंटरफेयर करना वहाँ पर बैन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के, ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं आई, ना कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आई, ठीक है, या फिर मतलब वो जंगल ऐसा भी नहीं है कि भाई उसको कोई बड़ी जो बॉडी है वो संभाल रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन संभाल रही है, नहीं। वहाँ की लोकल पॉपुलेशन ही जो अपने टाइप के जंगलों को बचाती है, जो वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी कंजर्वेशन, ठीक है, समझ आ गया। Certain societies revere a particular tree which they have preserved from time immemorial। काफ़ी सारी सोसाइटीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर ट्री को सैक्रेड मान के चलती हैं, पवित्र मान के चलती हैं, या फिर जिसका उनके रिलीजन में, कल्चर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, टॉप लेवल पर इंपॉर्टेंस है, उसको वो इंपॉर्टेंट मान के चलती हैं, सैक्रेड मान के चलती हैं। कब से? टाइम इमेमोरियल से, यानी कि उनके जो फोर फादर्स थे, दादा परदादा, और जो उनकी लंबी लाइन थी पूरी, वो उन्हें वर्शिप करती आ रही है, सैक्रेड मानती आ रही है। जैसे कि आपने सुना होगा नॉर्थन इंडिया में बैनियन, तुलसी, ऐसे कुछ और पेड़ होते हैं जिनको हम सैक्रेड मान के चलते हैं, पवित्र मान के चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हो सकता है जिसे हम पवित्र मानते हैं, सैक्रेड मानते हैं, वो किसी और सोसाइटी में पवित्र सैक्रेड ना हो, और जो दूसरे लोग सैक्रेड मानते हैं वो हमारी सोसाइटी में सैक्रेड ना हो, ठीक है। तो अलग अलग सोसाइटीज़ का अलग अलग कोई पर्टिकुलर ट्री होता है जिसको वो सैक्रेड मान के चलते हैं, ठीक है, या फिर जिस पेड़ को, जिस सैक्रेड ट्री को उन्होंने प्रिजर्व किया होता है काफ़ी लंबे टाइम से, ठीक है। The Mundas and the Santhal of Chota Nagpur region worship Mahua, Basilatifolium and Kadamba Anthocephalus kadamba trees, ठीक है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक एग्जाम्पल कि कौन कौन सी ट्राइब कौन कौन से ट्रीज को वर्शिप करती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मुंडाज और जो संथल हैं, छोटा नागपुर रीजन, ये आप पहले भी सुन चुके होंगे 10th क्लास में। तो मुंडाज और जो संथल ट्राइब है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब है इंडिया की, जो छोटा नागपुर रीजन में रहती है। ये किस चीज़ को वर्शिप करते हैं? महुआ, जो कि एक ट्री है और इसका साइंटिफिक नेम है बैसिया लेटिफोलिया, ठीक है। और कदम्बा को भी वर्शिप करते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है एंथोकैफिलस कदम्बा, ठीक है। और जो बिहार और ओडिशा के ट्राइब्स हैं, वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो टैमरिंड यानी इमली को क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। और यहाँ पर टैमरिंड का साइंटिफिक नेम टैमरिंडस इंडिका। और मैंगो को भी वर्शिप करते हैं, ये थोड़ा अजीब होगा, ठीक है। तो मैंगो को ओडिशा और बिहार में वर्शिप किया जाता है और सैक्रेड माना जाता है। मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। इन ट्रीज को ये वेडिंग्स के टाइम पर सैक्रेड मानते हैं या फिर इनकी वर्शिप करते हैं, ठीक है। टू मैनी ऑफ अस पीपल एंड बनियन ट्रीज आर कंसिडर्ड सैक्रेड। और अगर आप नॉर्थन इंडिया से हो तो आपके लिए पीपल और जो बैनियन बरगद का पेड़ होता है ये काफ़ी सैक्रेड होगा, ठीक है। सैक्रेड यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर होगा, है ना। ये आपने सुना ही होगा, पीपल और बैनियन क्या सैक्रेड ट्रीज हैं। Now, Indian society comprises several cultures, each with its own set of traditional methods of conserving nature and its creations. अब इंडिया की जो सोसाइटी है ना, उसके अलग अलग मेथड्स हैं। आपने देखा इंडिया कितनी ज़्यादा डाइवर्स है। हमारे यहाँ पर थोड़ी दूर जाते हो लैंग्वेज बदल जाती है, पूरा रिलीजन कल्चर बदल जाता है, ट्रेडिशंस बदल जाते हैं। तो इंडिया की जो सोसाइटी है ना, उसमें काफ़ी सारे कल्चर्स हैं और हर कल्चर में कुछ ना कुछ दिया हुआ है नेचर वर्शिप करने का या फिर नेचर को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। खुद के कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं जिससे कि वो नेचर को और उसकी क्रिएशंस को कंजर्व करते हैं, बचाते हैं। सैक्रेड क्वालिटीज आर ऑफन ascribed to springs, mountain peaks, plants and animals which are closely protected. कुछ ऐसी भी ट्राइब्स होती हैं जो कि माउंटेन्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट कर चलती हैं। ट्रूप्स ऑफ मैकॉक्स एंड लंगूर्स अराउंड मैनी टेम्पल्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लंगूर वगैरह होते हैं, जो बंदर होते हैं, वो बहुत सारे टेम्पल्स के अराउंड घूमते रहते हैं और वहाँ पर उनको फ्री फूड वगैरह दिया जाता है, तो वो भी एक काइंड ऑफ प्रोटेक्ट किया जाता है उनको, ठीक है। उन्हें सैक्रेड माना जाता है। दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटीज। उनको भी टेम्पल डिवोटीज का पार्ट माना जाता है और रोज उन्हें खाना खिलाया जाता है, तो वो भी क्या हुआ, वहाँ पर इंपॉर्टेंस हुआ उनका, ठीक है। In and around Bishnoi villages in Rajasthan, herds of black buck, that is chinkara, नीलगाय and peacocks can be seen as an integral part of the community and nobody harms them. ये काफ़ी न्यूज़ में भी है, तो आप सुन चुके होंगे। बिश्नोई कम्युनिटी होती है, वो चिंकारा को वर्शिप करती है, ठीक है। वो आपने सुना होगा थोड़ा बहुत, यहाँ पे मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगी। बिश्नोई विलेजेस जो कि राजस्थान में पड़ते हैं, वहाँ पर जो चिंकारा है, जो ब्लैक बक है, उसको सैक्रेड माना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नीलगाय हैं, जो पिकॉक्स हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट या फिर सैक्रेड माना जाता है और वो उसकी वर्शिप करते हैं, ठीक है, उनकी कम्युनिटी के लिए। और कोई उन्हें हार्म नहीं कर सकता, कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो ये हमने काय का एग्जाम्पल देखा। सैक्रेड ग्रोव्स, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज। सैक्रेड ग्रोव्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, नेचर वर्शिप क्या होता है, अलग अलग रीजन में इंडिया के किस किस चीज़ को वर्शिप किया जाता है, सबके लिए अलग है, सबके लिए इंपॉर्टेंस है। बात ये देखनी चाहिए कि डिफरेंट फॉर्म्स में कुछ ना कुछ तो वर्शिप हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रिजर्व हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से नेचर की वर्शिप हो रही है ना, चाहे हम किसी भी चीज़ को करें। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, ये थी केस स्टडी। अब हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, जो हमारा ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर क्या क्या कंजर्व होता है डिटेल में। पिछले पेज तक हमने पढ़ा था सैक्रेड ग्रूव्स के बारे में, ठीक है। उसमें हमने वो सब टॉपिक देख लिया था, सैक्रेड ग्रूव्स कैसे बचाए जाते हैं, किन किन एरियाज़ में कौन कौन लोग कैसे कैसे पेड़ों को वर्शिप करते हैं, जिसको हम नेचर वर्शिप बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़, ठीक है। अब इंडिया के अंदर हमें ये तो पता ही है कि जो जंगल है वो घर भी है किसी का, किसका घर है, जो लोकल कम्युनिटीज़, ट्राइबल पॉपुलेशन रहती हैं और बहुत सारे समुदाय अलग अलग जंगलों में रहना पसंद करते हैं, जिनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं बहुत सारी जिनके जंगल क्या है, घर है। In some areas of India, communities are struggling to conserve these habitats along with the government officials, recognizing that only this will secure their own long-term livelihood, ठीक है। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में क्या हो रहा है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर या फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो उनके आसपास के लोकल एरिया है, फॉरेस्ट है, जंगल है, उनको कंजर्व करने की कोशिश कर रही हैं। कौन? लोकल कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट के साथ मिलकर। क्यों कर रही है वो ऐसा? क्योंकि उनको पता है, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि इससे ही उनका जो लॉन्ग टर्म लिवलीहुड है, आगे 5-10 साल जितना भी उनका गुजारे लायक लिवलीहुड है वो चलेगा, वो जंगलों से ही चलता है। और जंगलों से चलने के लिए उन्हें जंगल को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर जंगल ही नहीं होंगे तो वो जंगल में रहेंगे कैसे, या फिर किस चीज़ पर डिपेंड होंगे? उनकी तो सब्सिस्टेंस या फिर गुजारे लायक चीज़ें जंगल से ही आती है, ठीक है। तो कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्या हो रहा है, कम्युनिटीज़
कंजर्व कर रही हैं हैबिटेट्स को, हैबिटेट्स यानी जंगलों को जहाँ पर वो रहते हैं, किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, क्योंकि उनको पता है कि उनका लॉन्ग टर्म लिवलीहुड वहीं से ही आता है, और अगर जंगल नष्ट हो गए, खराब हो गए, किसी भी तरीके से डिप्लीट हो गए, तो उनका लिवलीहुड भी खराब हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल सरिस्का टाइगर रिजर्व, भैरोदेव दाकव सेंचुरी, फेमस चिपको मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन, नवदनिया। ठीक है, ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हुआ, कम्युनिटी ने मिलकर करा। ठीक है, वहाँ का जो समुदाय था वो गवर्नमेंट के साथ आया, फिर गवर्नमेंट के बिना भी उन्होंने अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करा, अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करा, अपने लोकल एरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है ना तो आप ये बता के लिख सकते हो, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो कैसे कि सक्सेसफुल मिशंस रहे हैं, लोगों ने कैसे, विलेजर्स ने हेल्प करी है, लोकल पॉपुलेशन कैसे आगे आई है, और उसकी वजह से क्या क्या कंक्लूजन या फिर सॉल्यूशंस आए हैं। पहला था सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व पड़ता है राजस्थान में। वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ माइनिंग करने लोग आए थे, तो वहाँ के जो विलेजर्स थे, गांव वाले लोग थे, वो खुद ही भावुक हो उठे, ठीक है, या फिर इमोशनल हो गए काइंड ऑफ, और उन्होंने क्या करा, मना कर दिया एकदम साफ बिल्कुल कि हम यहाँ पर बिल्कुल भी माइनिंग नहीं होने देंगे। साइट क्या करा उन्होंने, रीज़न क्या बताया कि भाई क्यों नहीं होने देंगे माइनिंग, उन्होंने बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप माइनिंग नहीं कर सकते, उससे क्या होगा, जो फॉरेस्ट एरिया है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा, जंगलों को, मतलब जो एनिमल्स उनकी हैबिटेट खराब हो जाएगी। ठीक है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में पड़ता है। वहाँ पर विलेजर्स खुद फोर्ट करे थे या फिर लड़े थे माइनिंग वालों के खिलाफ। रीज़न क्या दिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, फिर एक और रीज़न है हमारे पास, एक और एग्जाम्पल है भैरोदेव दाकव सेंचुरी। ठीक है, ये जो है ये एक कोई गवर्नमेंट सेंचुरी वगैरह नहीं है, ये विलेजर्स ने खुद बनाई। कहाँ पर, राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, अलवर जिला। ठीक है, उसके 5 गांव थे। ठीक है, तो उनके जो विलेजर्स थे वो साथ में आए और उन्होंने खुद की एक सेंचुरी टाइप बनाई, जिसको वो सेंचुरी बोल रहे हैं, भैरोदेव दाकव सेंचुरी। वहाँ पर उन्होंने खुद के रूल्स, खुद के रेगुलेशंस, खुद का पूरा एक सेट बनाया, खुद के रूल्स रेगुलेशंस का, और वहाँ पर कोई हंटिंग नहीं करेगा, कोई पोचिंग नहीं करेगा, और जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़ है जिनकी वजह से फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को हार्म पहुँचता है, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देन फेमस चिपको मूवमेंट, ही सबको पता है। इसमें क्या था कि डिफोरेस्टेशन हटाने के लिए किया गया था ये, ताकि पेड़ ना कटे, तो इससे पेड़ तो कटने से बच ही गए। वहाँ पर क्या हुआ, कम्युनिटी जब मिलकर आई तो उससे एफोरेस्टेशन और हुआ, यानी कि नए पेड़ और लगाए गए। तो फेमस चिपको मूवमेंट क्या दिखाता है, कैसे जो छोटी पॉपुलेशन है वो भी पेड़ों को बचाने में वो हो सकती है, इन्वॉल्वमेंट कर सकती है। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन, नवदनिया, ये थोड़े अलग टाइप के आ जाते हैं। इसमें क्या है कि इसमें था कि आप जो है सिंथेटिक जो हमारे केमिकल्स होते हैं या फिर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज़ ना कर कर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर कर, ऑर्गेनिक मैन्योर्स वगैरह का यूज़ कर कर, या फिर एक तरह से बोल सकते हो कि अच्छी तरीके से जो फार्मिंग होती है उसका यूज़ कर कर कैसे हम फार्मिंग को एनहांस कर सकते हैं, ना उसमें सॉइल इरोजन होगा, ना सॉइल की फर्टिलिटी खराब होगी, और जो पेड़ है या फिर जो हमारी फसल है वो भी हेल्दी ग्रो होगी। ठीक है, विदाउट एनी केमिकल। तो बीज बचाओ आंदोलन, नवदनिया, ये भी कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, in India, Joint Forest Management, that is JFM program furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest. इंडिया के अंदर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये एक हमारी टीम है या फिर बोल सकते हो एक मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इनकी तरफ से, JFM जिसको बोला जाता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, इसमें क्या होता है कि लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है गवर्नमेंट के साथ। किस चीज़ के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर मैनेज करने के लिए, या फिर जो फॉरेस्ट, जो जंगल खराब हो चुके हैं, ऑलरेडी डिग्रेड हो चुके हैं, उन्हें रिस्टोर करने के लिए, बचाने के लिए। ठीक है, द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988 व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा पास द फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये जो प्रोग्राम है ये फॉर्मल यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से एग्जिस्ट कब से करता है, 1988 से। उसमें क्या हुआ था, जो ओडिशा की स्टेट थी उन्होंने पहली बार रेजोल्यूशन पास करा, किसके लिए, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। अब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट करता क्या है, JFM, ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ local institution, that is village, that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department. इसमें क्या होता है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर जितनी भी सारी डिग्रेडेड लैंड आती है कि भाई ये ज़मीन ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, तो JFM वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर जाते हैं और जो विलेज, जो गांव के लोग हैं उनको ही लाते हैं और उनसे ही वो सारी चीज़ें ठीक कराते हैं, या फिर लोकल जो पॉपुलेशन है उस पर डिपेंड करते हैं, वो फिर क्या करते हैं, कुछ प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं, उस जंगल को जो डिग्रेड हो चुका है उसे रिस्टोर करते हैं। ठीक है, In return, the member of these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest produces and share in the timber harvested by successful protection.
अब रिटर्न में जो मेंबर्स हैं, जो विलेजर्स हैं, काम कर रहे हैं, इन्हें रिटर्न में भी कुछ चाहिए होगा, थोड़ी मोटिवेशन इनके एनहांस करने के लिए। तो उसके लिए इन कम्युनिटीज़ को क्या दिया जाता है, कुछ इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स, यानी कि फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस बना वही दे दिया जाता है। जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, नॉन टिम्बर यानी जो टिम्बर का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन टिम्बर जैसा दिखता है, ऐसे कुछ फॉरेस्ट के प्रोड्यूसेस होते हैं, तो उन्हें वो दे दिए जाते हैं। और कभी कभार उन्हें टिम्बर भी दे दिया जाता है, लेकिन वो टिम्बर कैसा होता है, वो सक्सेसफुली निकाला गया है, सक्सेसफुली हार्वेस्ट किया गया है, बिना उसे ज़्यादा हार्म पहुँचाए। ठीक है, तो ऐसे भी मतलब उन्हें टिम्बर में भी शेयर मिल जाता है, लेकिन वो टिम्बर कैसा होगा, सक्सेसफुल प्रोटेक्शन से निकाला गया होगा, वैसे हार्वेस्ट किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो पूरा टॉपिक है वो एंड पर आ चुका है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। इस टॉपिक से हमें क्या देखने को मिला, क्या हमने लेसन सीखा, वो पढ़ते हैं। लोकल कम्युनिटीज एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। अब टॉपिक का नाम क्या था, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। जब कम्युनिटी मिलकर आएगी जब ये चीज़ें कंजर्व हो पाएंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि जो लोकल कम्युनिटीज़ है ना, हर जगह वो किसी ना किसी तरीके से इंटरफेयर करना चाहिए उनको, या फिर किसी ना किसी तरीके से वो भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। किस चीज़ में, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में। कोई भी नेचुरल रिसोर्स हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जंगल को ही बचाओ, ज़रूरी नहीं है वाइल्ड लाइफ को ही बचाओ, आप मिट्टी को बचा लो, वो भी तो नेचुरल रिसोर्स है और बहुत ही जल्दी डिप्लीट होता जा रहा है। और मिट्टी से कितनी सारी चीज़ें हो सकती है, हमारा सारा अन्न वहाँ से आता है, सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उसका इन्वॉल्वमेंट अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा लेसन क्या सीखा हमने, एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ दैट आर पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवार्डिंग। ठीक है, अब दूसरा लेसन ये सीखा है कि अगर आप कोई डेवलपमेंट करना चाह रहे हो, कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई भी इकोनॉमिक पैसों से रिलेटेड डेवलपमेंट कर रहे हो, वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें एनवायरमेंट की डिप्लीशन ना हो, एनवायरमेंट ख़राब ना हो। ठीक है, आप माइनिंग कर रहे हो, लेकिन ये थोड़ा है कि उस माइनिंग, जिस जगह पर आप माइनिंग कर रहे हो वहाँ पर बहुत सारे जंगल है, तो जंगल के जंगल काट दिए सिर्फ माइनिंग करने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीन चीज़ें देखकर हमेशा दिमाग में, और फिर इकोनॉमिक या फिर कोई भी पैसों से रिलेटेड डेवलपमेंटल एक्टिविटी करनी चाहिए। तीन चीज़ें कौन सी हैं, पीपल सेंट्रिक। सेंट्रिक का मतलब होता है कि उसके अराउंड घूमे, लोगों के अराउंड कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें सबका फेयर शेयर हो, या फिर सभी लोगों का फ़ायदा हो, सिर्फ रिच पॉपुलेशन का फ़ायदा ना हो, वरना उससे क्या होगा, पुअर पीपल और रिच पीपल के बीच का गैप और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए, सभी लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, पीपल के अराउंड ही रिवॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी कर रहे हो उसमें एनवायरमेंट का ज़्यादा नुकसान ना हो, थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो वो चल जाता है, सक्सेसफुली प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है, थर्ड है इकोनॉमिकली रिवार्डिंग। इकोनॉमिकली रिवार्डिंग यानी कि पैसों से रिलेटेड वो रिवार्डिंग होनी चाहिए एक्टिविटी। समझ लो आपने कोई माइनिंग एक्टिविटी करी, ठीक है, उसके ऊपर जंगल था, जंगल का जंगल आपने काट दिया, और अगर आप जब माइनिंग करके निकले तो उसमें से निकला थोड़ा बहुत, ठीक है, तो जंगल कट गए, डिप्लीशन हो गया हमारा, एक तरह से वेस्ट ही चले गए जंगल। ठीक है, और उसके बाद निकला भी क्या, थोड़ी बहुत चीज़ें, इकोनॉमिकली रिवार्डिंग भी नहीं थी ज़्यादा। ठीक है, तो हमें पहले ही वहाँ पर अच्छे से साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करनी चाहिए, कितनी चीज़ है, कितनी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी में, क्या उसकी क्वालिटी है। ठीक है, ताकि अगर हम थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन कर भी रहे हैं ना तो हमें कॉस्ट ज़्यादा मिल जाए फिर बाद में। ठीक है, तो ये लेसन सीखे, लोकल कम्युनिटीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई भी डेवलपमेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें तीन चीज़ें देखकर करो, पीपल सेंट्रिक हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, और तीसरा इकोनॉमिकली रिवार्डिंग हो। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन और पूरा चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एंड में आपकी बुक में आपको गौतम बुद्ध का एक कोट दिया हुआ है, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं लास्ट में। द ट्री इज अ पेक्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बेनोवलेंस एंड मेक्स नो डिमांड फॉर इट्स सस्टेनेंस एंड एक्सटेंड्स जनरसली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोट कहना चाह रहा है कि ट्री जो है वो एक पेक्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा काइंडनेस है, अनलिमिटेड काइंडनेस है, कितना ज़्यादा काइंड होता है एक पेड़, बेनोवलेंस है। ठीक है, और वो अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन के लिए कोई भी हमसे डिमांड नहीं करता। ठीक है, वो खुद ही बड़ा होता चला जाता है। एंड एक्सटेंड जनरसली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी, और उसकी लाइफ की एक्टिविटी में जो भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसकी सारी प्रोडक्ट्स पेड़ की, वो हमें एक्सटेंड कर देता है, दे देता है जनरस तरीके से। इट अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू ऑल बींग्स। ठीक है, और वो सभी जो बींग्स है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल्स हो, सबको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, ऑफरिंग शेड इवन टू द एक्समैन हु डिस्ट्रॉय इट। जो एक्समैन होता है ना, जो कुल्हाड़ी मारता है या फिर जो पेड़ को डिस्ट्रॉय करता है, पेड़ को काट देता है,
पेड़ उसकी भी रक्षा करता है, फिर उसको भी छाया प्राप्त करता है। ठीक है, ये कोट लिखा था गौतम बुद्धा ने। काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग है इसका, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, और ये हमें बताता है कि ट्रीज़ हमारी लाइफ में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। सो थैंक यू।